स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेकर के आए हैं हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हमने ताम्र पाषाण सभ्यता पढ़ी थी। ताम्र पाषाण सभ्यता क्या थी? जिसमें हम तांबे का और बड़े बड़े पत्थर दोनों का प्रयोग करते थे, इसीलिए उसे ताम्र पाषाण सभ्यता कहते थे। अब हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। इसमें एक नया धातु का प्रयोग होने लगा, उसे बोलते थे कांस्य। क्या बोलते थे? कांस्य। तांबा और टीन को मिक्स करके बनाना जान गए थे वो कांस्य। तो हड़प्पा सभ्यता के हम नए नाम के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, इन सब के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को 3 नाम से जानते हैं: कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टीन दोनों को मिक्स करके कांस्य बनाने का ज्ञान था उन्हें, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे था। ये सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से यूं होते हुए अरब सागर आती है। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे थे, इसीलिए इसे सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल ही हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। 3 नाम देख ले फ्रेंड्स: हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और नया है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम देखने वाले हैं खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? एक बार में नहीं हुई, कई क्रम में हुई। सबसे पहले क्या हुआ खोज में? चार्ल्स मैनन नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1856 में एक पत्रिका लिखी देखी। वो पत्रिका का नाम था नरेटिव ऑफ जर्नी। क्या नाम था फ्रेंड्स? नरेटिव ऑफ जर्नी। चार्ल्स मैनन ने एक पत्रिका देखी थी 1856 में, नरेटिव ऑफ जर्नी। कौन सी जर्नी? नरेटिव ऑफ जर्नी। फिर अब बर्टन बंधु, 2 ऐसे व्यक्ति थे, 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। 2 क्या थे? भाई। बर्टन बंधु 2 भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। 1856 में कराची से लेकर के लाहौर तक उन्हें एक रेल की पटरी बिछानी थी। क्या बिछानी थी फ्रेंड्स? रेल की पटरी बिछानी थी। जब रेल की पटरी वो बिछा रहे थे दोनों भाई, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों जब पटरी बिछा रहे थे तो उन्हें अलंकृत ईंटें मिली, समान अनुपात की क्या मिली? ईंटें। तो जहां से वो ईंटें ला रहे थे उन्होंने सोचा, अनुमान लगाया कि ये ईंटें कहीं ना कहीं एक सभ्यता को दर्शाती है। फिर आगे आते हैं, एक बार कोशिश करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने कोशिश करी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रयास करा, लेकिन वो फेल हो गए, खोज नहीं कर पाए। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, अब जॉन मार्शल को ये जिम्मेदारी दी कि तुम हड़प्पा सभ्यता की खोज करो। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, 2 बंदे थे उनके नेतृत्व में, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल को खोज लिया। दयाराम साहनी ने किसके स्थल को खोजा? हड़प्पा स्थल को, 1921। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोज निकाला। और रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा। मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? रखालदास बनर्जी ने। कब? 1922। अब आगे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल कहां से कहां तक माना जाता है। जैसे कि हमने ताम्र पाषाण सभ्यता देखी थी, कितने से कितने तक थी वो थी 15,000 तक थी। फिर अब हम ये देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का काल। हम 3 बंदों का देखेंगे, वो बहुतों ने दिया लेकिन 3 मुख्य थे। एक जॉन मार्शल जिनने खोज करी थी, और एक था C14, एक यंत्र है, रेडियो कार्बनिक यंत्र, और एनसीईआरटी की किताब जो 12th में है, 12th का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी, उसमें। तो जॉन मार्शल जी क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता 3250 से 2750 तक चली। क्या ये सही था? चलो मान लेते हैं, अनुमान लगा देते हैं, ठीक है, 3250 से 2750 तक चली। लेकिन एक यंत्र बनाया था C14, रेडियो कार्बनिक यंत्र, इसने कहा था नहीं, 2350 से 1750 तक चली। कब से कब तक? 2350 से 1750। हम एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में 2500 से 1800 लिखा हुआ है। आपको जो अच्छा लगे वैसे, एनसीईआरटी भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी।
दोनों तीनों लिखना जरूरी है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, बहुत बड़ा पेपर होता है। अब हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इससे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के 3 नाम, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन और सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। कांस्ययुगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि तांबा और 3 मिलाकर के कांसा बनाना जान गए थे। तीसरा सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। अब हम देखेंगे खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी? सबसे पहले चार्ल्स मेनन ने अनुमान लगा लिया, उसने नैरेटिव जर्नी पुस्तक पढ़ी। फिर दूसरा बर्टन बंधु, 2 भाई थे, कराची से लेकर लाहौर तक रेल की पटरी बिछा रहे थे, उन्होंने देखा अलंकृत ईंटें, ये तो अद्भुत ईंटें हैं, तो उन्होंने कर लिया। फिर तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रयास करा लेकिन असफल रहे। चौथा एंड द एंड जाके जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी और रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब क्या देखेंगे? विस्तार ऊपर वाले चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि ऊपर वाले चित्र में दिखाया गया है कि उसके उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक था। कहां से कहां तक था? उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक था और पूरब में आलमगीर से लेकर के पश्चिम में सुल्तानगोड़ तक था। उत्तर में मांडा से दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुल्तानगोड़। जैसे चित्र में दिखा हुआ है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी था थोड़े बहुत, सुल्तानगोड़ ये सब है। ये हो गया। अब स्थल, हड़प्पा सभ्यता के स्थल। बड़ा चित्र आपको दिख रहा होगा। बड़े चित्र में पहले नंबर पे हड़प्पा है, दूसरे नंबर पे है मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पे लोथल है जो कि गुजरात में है, चौथे पे चनहुदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है, पांचवें पे कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है, छठे पे राखीगढ़, वो भी कहां पर है? राजस्थान में है, सातवें पे बनवाली, बनवाली कहां पर है? बनवाली भी गुजरात में है, हरियाणा में। बनवाली कहां पर है? हरियाणा में। कोट दीजी अफगानिस्तान में है। तो ये सब हो गए कुछ स्थल। सबसे पहला हड़प्पा में क्या क्या मिला है? हड़प्पा की खोज अभी हमने देखी थी 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी ने करी थी। वस्तु क्या क्या मिली है हड़प्पा में? कांस्य के दर्पण, शीशा मिला। क्या मिला है? कांस्य का दर्पण मिला है, शीशा मिला है हड़प्पा में। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो कब खोज हुई? 1922 में। किसने करी? रखालदास बनर्जी ने। क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानगार मिले हैं और हम मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ बस्ती भी पढ़ेंगे। 2 बस्ती मिली हैं, एक दुर्ग मिला है और एक निचली बस्ती मिली है, ये भी हम देखेंगे। तीसरा है लोथल। लोथल कहां पर है फ्रेंड्स? लोथल गुजरात में है। क्या क्या मिला है? हाथी के दांत, अग्निकुंड और एक मिला है जलाश्रय और बंदरगाह भी मिले हैं लोथल में। अब चौथा क्या है? चनहुदड़ो, ये पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो में क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने। चनहुदड़ो में क्या मिले? मनके बनाने के कारखाने। पांचवा कालीबंगा में क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत, अग्निकुंड और चूड़ियां। क्या क्या मिला है? जुते हुए खेत, अग्निकुंड और चूड़ियां मिली हैं कालीबंगा में। छठा है राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा स्थान था। राखीगढ़ क्या है? हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल था राखीगढ़ में तांबे के उपकरण मिले हैं। छठा सातवां बनवाली में मिट्टी के हल मिले हैं, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं। बनवाली में क्या मिले हैं? मिट्टी के हल, बैलगाड़ी के खिलौने, हरियाणा में था। कोट दीजी में मृत भांड और मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कोट दीजी में क्या मिला है? मृत भांड और मातृ देवी की मूर्ति। स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है, वो है मोहनजोदड़ो एक नियोजित बस्ती। मोहनजोदड़ो क्या थी? एक नियोजित बस्ती थी। कैसे थी इसके बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो में जो बस्ती बनाई गई थी वो प्लानिंग करके बनाई गई थी, इसीलिए इसे नियोजित बस्ती कहते हैं। प्लानिंग कैसे हुई? तो बस्ती बनाई थी 2 प्रकार की। कितनी बस्ती? एक बनाई थी दुर्ग और एक बनाई थी निचली। एक होती है दुर्ग और एक होती है निचली। मोहनजोदड़ो में कितनी प्रकार की बस्ती? 2 प्रकार की, दुर्ग और निचली। दुर्ग बस्ती में कौन रहता है? दुर्ग बस्ती में शासक वर्ग रहते हैं। कौन रहता है?
दुर्ग बस्ती में शासक वर्ग, निचली बस्ती में आमजन, आम लोग रहते हैं। दुर्ग बस्ती छोटी होती है लेकिन ऊंचाई पे होती है। दुर्ग बस्ती कैसी होती है? छोटी होती है लेकिन ऊंचाई पे होती है। निचली बस्ती बड़ी होती है लेकिन ये नीचे होती है, निचाई पे होती है। दुर्ग बस्ती में कौन रहता है? शासक वर्ग। निचली बस्ती में आमजन। दुर्ग बस्ती छोटी होती है लेकिन ऊंचाई पे होती है। निचली बस्ती बड़ी होती है लेकिन निचाई पे होती है। अब हम पढ़ेंगे दुर्ग बस्ती। दुर्ग बस्ती थोड़ी दूर होती थी। दुर्ग बस्ती में अमीर अमीर लोग रहते थे, शासक वर्ग रहते थे। तो दुर्ग बस्ती ऊंची होती थी, इसलिए दुर्ग बस्ती में पहले क्या बनाते थे? लोग कच्ची ईंट से भराव करते थे, उसे ऊंचा कर देते थे। दुर्ग बस्ती में कौन सी ईंटों का प्रयोग? कच्ची ईंटों का प्रयोग। कौन सी ईंटों का प्रयोग? कच्ची ईंटों का। और निचली बस्ती में पक्की ईंटों का प्रयोग। पहले चबूतरा बनाते थे, फिर उसके बाद भवन। पहले चबूतरा फिर भवन। चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कुछ बस्तियों में हमें नालों के निर्माण में भी नियोजन मिला है। किसमें? नालों के निर्माण में। नालों का निर्माण देखा तो उसमें भी प्लानिंग हुई। कैसे हुई? नालों का निर्माण ग्रिड पद्धतियों पे बनाया गया। किस पद्धति पे? ग्रिड पद्धति पे बनाया गया। नालों का निर्माण किस पद्धति पे? ग्रिड पद्धति, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ग्रिड पद्धति क्या होती है? जो एक दूसरे पे को समकोण पर काटती है। नालों का निर्माण किस पद्धति के द्वारा? ग्रिड पद्धति के। किस पद्धति के द्वारा? ग्रिड पद्धति के द्वारा, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। नालों का निर्माण किस पद्धति के द्वारा? ग्रिड पद्धति के द्वारा। किस पद्धति के? ग्रिड पद्धति के, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और कई घर जो होते थे, प्रत्येक नगर खंडों में विभाजित थे। जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक हमारा भी खंड में विभाजित है, वैसे ये खंडों में विभाजित थे। नाली प्रत्येक दीवार, प्रत्येक घर की एक न एक दीवार से चिपटी होती थी। नाली क्या होती थी? प्रत्येक घर की एक दीवार से सटी होती थी, ताकि घर का पानी नाली में जाए। और नाली फिर दूर जाकर के एक बड़े से नाले में मिल जाती थी, वहां पे सारा गंदा पानी निकलता था। ये क्या थी? नगर नियोजन। कहाँ की? मोहनजोदड़ो की। कितनी बस्ती? 2 बस्ती, दुर्ग निचली। नालों का निर्माण ग्रिड पद्धति से। कौन सी पद्धति? ग्रिड। अब हम देखेंगे गृह स्थापत्य। घर कैसा होता था? गृह स्थापत्य। वहां पे जो घर होता था, घर भी नियोजन करके बनाया जाता था। चारों तरफ कमरे, बीच में बड़ा सा आंगन होता था। घरों में आंगन किस लिए होता था? ताकि धूप सेक सके, घर ठंड सर्दियों के दिनों में बर्तन धो सके, खाना बना सके, रात में सो सके। आंगन होता था। प्रत्येक घर में खिड़की नहीं होती थी। जो दीवार, जिसकी दीवार सड़क के किनारे होगी, उसमें खिड़की नहीं होती थी। दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे। ये सब की थी क्या था? गृह स्थापत्य। घर के बाहर एक कुआं होता था, जो कि राहगीरों के लिए होता था। क्या होता था? एक घर के बाहर एक कुआं होता था, जो कि राहगीरों के लिए होता था। राहगीर आकर के अपनी प्यास बुझाते थे। वहां पे 700 कुओं का स्थल, 700 कुएं के साक्ष्य पाए गए हैं। क्या पाए गए फ्रेंड? 700 कुएं के साक्ष्य पाए गए हैं। अब अगला क्या है? अगला है जीवन निर्वाह। अगला क्या है फ्रेंड्स? जीवन निर्वाह। हमने देख लिया मोहनजोदड़ो एक नियोजित बस्ती है। दूसरा पॉइंट है जीवन निर्वाह। वहां के लोग जीवन निर्वाह कैसे करते थे? कृषि द्वारा। कृषि में कई साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मैंने बताया था, मिट्टी के हल वो मिले, बैलगाड़ी के खिलौने, बनवाली, ये सब कृषि द्वारा। और शिकार द्वारा। पशुपालन भी होता था, पशुपालन द्वारा। इन सबों के द्वारा, व्यापार के द्वारा वो अपने जीवन निर्वाह कैसे करते थे? जीते कैसे थे? कृषि पे डिपेंड होते थे, कृषि करते थे, शिकार करते थे और व्यापार करते थे, पशुपालन भी करते थे। पशुपालन के साक्ष्य हमें बहुत पहले मिल गए थे, पशुपालन भी करते थे। जीवन निर्वाह देख लिया। वहां की लिपि क्या थी? उनकी लिपि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की लिपि क्या थी? हड़प्पा की लिपि थी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक थी। अब ये लिपि लिखी कैसे जाती थी? बाईं से दाईं ओर या दाईं से बाईं ओर। ज्यादातर होती है जो कि दाईं से बाईं ओर होती है,
कहीं कहीं मानना है कि दाएं से बाईं ओर भी थी। ये लिपि हो गई। अब अगला टॉपिक क्या बनता है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। हड़प्पा सभ्यता की 2000 मुहरें कालीबंगा से मिली है। कितनी मुहरें? 2000। हड़प्पा सभ्यता की प्रतिमाएं हमने देखा, मातृ देवी की मूर्ति है जो कि नग्न अवस्था में डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। और दूसरा पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। पशु मतलब जो भी जानवर वानवर हैं, पति मतलब उन जानवरों का राजा। तो पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है कई हमें मोहरों में। सामाजिक विभिन्नताएं, वहां समाज में भी विभिन्नताएं देखी गई हैं। जैसे कि हमने समाधान में देखा, कुछ समाधान ऐसे ही हैं, बिना ढके सिर्फ ईंटों से रख दिया। कुछ समाधान में महंगी महंगी वस्तुएं रखते थे, विलासिता की वस्तुएं, मृत भांड, ये सब रखते थे। तो कुछ महंगी है यानी कि वो ऊंचे वर्ग को दिखाती हैं, कुछ ऐसी हैं ईंटों से, कच्ची ईंटों को रख दिया और समाधान बना दिया, वो गरीब वर्ग को दिखाती है। अब एक और चीज आ गई, मृत भांड। मृत भांड भी देखा, मृत भांड होता था वहां लाल रंग का, काले रंग का, सफेद मृत भांड, ये सब मृत भांड होते थे। मृत भांड होते कैसे हैं? मृत भांड वहां के ऐसे होते थे मृत भांड। उनका भी प्रयोग होता था, मुहरों का भी प्रयोग होता था व्यापार के लिए। वहां व्यापार कैसे करते थे? मुहर से करते थे। एक थैला लेते थे, उसमें मुहर मिट्टी का बनाते थे और मिट्टी को यूं रख देते थे, बांध देते थे। अगर वो मुहर ठीक है, टूटी नहीं है, यानी कि उसे खोला गया नहीं है, और अगर वो टूट गई यानी कि उसे खोला गया है। ये सब पता लगाने की विधि थी व्यापार करने की। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे नया टॉपिक, नया पॉइंट और नया चैप्टर। चलिए, धन्यवाद, टाटा।